Hello everyone, welcome back to eTakshila classes. I am Vishal Tanwar and today we are going to continue the class 10th NCRT Dabba series. So it's been a long waited, so do like and share our channel, subscribe to it and stay connected with us to have a better learning and conceptual knowledge. So let's begin with the 10th class NCRT Dabba series. Now first of all is about the tissue culture. So if you have been known, so tissue culture is very much important in the growth of plants. Okay, how this is the basic technique for growing plants in a disease free environment from a parent plant. तो इसमें होता क्या है बेसिकली जो एक प्लांट है उसके टिश्यूज को निकाल लेते हैं, ठीक है। न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट। जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो यहाँ पे टिप्स होती है नोड्स पे, उनको निकाल लिया जाता है, ठीक है। द सेल्स आर देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम वेयर दे आर डिवाइड रैपिडली टू फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स और कैलकस। तो आपको ये टर्म भी याद रखनी थोड़ी, कैलकुलस क्या होते हैं, दे आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ न्यू एमर्जिंग प्लांट्स इन आर्टिफिशियल मीडियम, ठीक है। तो दीज आर रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर। तो उसके बाद ये कैलकुलस जब स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना, तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं एक हार्मोन कंटेनिंग मीडियम के अंदर फॉर ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। सो आफ्टर दिस जो प्लांटलेट्स होते हैं, ठीक है, इनको फिर सॉइल में डाल देते हैं। तो सॉइल से फिर ये मेच्योर होने लग जाता है प्लांट। तो इसमें आपको समझ आ गई कि फोर स्टेज इसमें टिश्यू कल्चर में होती है। फर्स्टली हम आपको उसमें क्या करते हैं, रिड्यूस टिश्यूज़ को सेपरेट किया जाता है, ठीक है, पेरेंट प्लांट से। देन उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में डाल देते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिवाइडिंग एंड ग्रोथ के लिए। उस पार्ट को क्या कहते हैं, कैलस। उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या करते हैं, इस कैलस को उठा के हार्मोन कंटेनिंग मीडियम में डाल जाता है सो दैट दे कैन डिफ्रेंशिएट एंड ग्रो। फिर लास्ट में होता है जो प्लांटलेट्स बन जाते हैं उसे उन्हें सॉइल में प्लेस कर दिया जाता है। सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस। और इसे यूज़ क्यों होता है, इससे जो पेरेंट प्लांट्स है ना, डिजीज़ फ्री कंडीशंस में आगे फर्दर ग्रोथ करी जा सकती है। और इसे यूज़ होता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए बेसिकली, ठीक है। तो आगे चलते हैं। बाकी आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स के एग्जांपल्स देखिए एक बार, डू चेक इट एंड ऑल्सो मेंशन देम इन कमेंट सेक्शन प्लीज़। सो आगे हम बात करते हैं ग्रेगर जॉनन मेंडल के बारे में। सो ही वॉज द पर्सन हु हैव गिवन अस द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था कि मतलब जो जीन्स इनहेरिट होते हैं वो किस बेसिस पे रहते हैं। इन्होंने पीस प्लांट के ऊपर अपनी रिसर्च और हाइपोथेसिस लिखी थी कि हाउ दे आर अफेक्टेड बाय द जीन्स ऑफ पेरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो नाम याद रखना आपको, ग्रेगर जॉनन मेंडल का, किसके लिए, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब इसी से कनेक्टेड है हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। अब इनका क्या था, ये थे, इन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो एग्जिस्टिंग एनिमल्स हैं वो कैसे एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको याद रखना है डार्विन के साथ अपनी एवोल्यूशन थ्योरी थी। अब जो बेसिक कंसेप्ट है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ का। इन दोनों का मेंशन इसलिए किया गया बिकॉज इन दोनों की थीरीज इंटर रिलेटेड है, बट एट दैट टाइम ये आपस में एक दूसरे को जानते नहीं थे। सो दैट्स वाई उस टाइम ओरिजिन ऑफ लाइफ की प्रॉपर थ्योरी नहीं बन पाई। जो डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी थी, ठीक है, इट टेल्स अस हाउ लाइफ इवॉल्व फ्रॉम द सिंपल और मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म। और जो मेंडल एक्सपेरिमेंट थे उसने बताया था कि मैकेनिज्म क्या होता है इनहेरिटेंस का, ठीक है। तो बेसिकली दोनों चीज़ें अगर एक साथ लग जाती तो एक प्रॉपर एफिशिएंट थ्योरी बनाई जा सकती थी, बट इट वाजंट पॉसिबल बिकॉज दे आर नॉट नोन टू ईच अदर। तो बेसिकली थ्योरीज कोलाइड एक कोलैब भी नहीं कर पाई थी इनकी। तो बेसिकली अब एवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं, तो हाउ एवोल्यूशन हैपन्स। तो यहाँ पे एक हेडलिन थे, ठीक है, इज अ ब्रिटिश साइंटिस्ट। इन्होंने सजेस्ट किया था कि लाइफ मस्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच वर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सून आफ्टर इट वाज फॉर्म्ड, ठीक है। तो मतलब जो भी अनसस्टेनेबल कंडीशंस थी लाइफ पे उस टाइम, अर्थ पे उस टाइम, जैसे ऑक्सीजन नहीं था, नाइट्रोजन, डीज, एल्यूमिनियम एंड अदर इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो भी प्रेजेंट थे, तो उसके अंदर से डिडक्शन हुई होगी कार्बन की, ठीक है। तो इन्होंने एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया और अलग मॉलिक्यूल्स का एक बिना ऑक्सीजन के एक एटमॉस्फेयर बनाया था एक बॉटल के अंदर, और स्पार्क्स प्रोड्यूस किए थे टू स्टिमुलेट लाइटनिंग। तो बाय द एंड ऑफ अ वीक 15% ऑफ द कार्बन जो था उसके बीच में वो इकट्ठा हो गया था टू फॉर्म एमिनो एसिड्स, ठीक है, जो कि प्रोटीन बिल्डिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि मतलब साइमल्टेनियस जैसे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो, उससे अपने आप मॉलिक्यूल्स आया। फिर आपको पता होगा बैक्टीरिया, जो हमने पिछले बार डिस्कस किया था साइंस वाले पार्ट में, कि उनको कोई भी कंडीशन बैक्टीरिया को सूटेबल होती है रहने के लिए। दे कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, दे कैन लिव इन द एग्जॉस्फेयर, इन द स्पेस, वेर एवर इट इज, दे कैन लिव ईजिली, ठीक है। तो आगे चलते हैं फिर अब फॉसिल्स के ऊपर। हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म।
तो आपको ये तो जनरल थियरी वैसे पता ही होगा, फिर भी गो थ्रू कर लेते हैं। 100 मिलियन ईयर्स अगो सम इनवर्टिब्रेट्स ऑन द सी डाइड, ठीक है, कुछ लोग वो कुछ जो इनवर्टिब्रेट थे वो मरे, ठीक है, वो दब गए सैंड वगैरह के अंदर, उसके ऊपर और सैंड और सैंडस्टोन और ये सब पानी वानी इकट्ठा होता रहा और दबते गए, ठीक है। फिर काफ़ी मिलियन ईयर बाद डायनासोर आए थे, द लिविंग एरिया दे डाइड, देयर बॉडीज टू आर बरीड इन द मड इज ऑल्सो कंप्रेस्ड इनटू रॉक्स अबव द रॉक कंटेनिंग द अर्लियर इनवर्टिब्रेट फॉसिल्स। तो एक के ऊपर एक फॉर्मेशन होती है, स्ट्रेटा फॉर्मेशन, ठीक है। अगेन मिलियन ऑफ ईयर्स अगो द बॉडीज ऑफ हॉर्स लाइक creatures dying in the area are fossilized, ठीक है। then much later by erosion of water flow away some of the rocks and exposes horse like fossils. as we dig deeper we find other and older fossils. तो एक तरह से ये स्ट्रेटा बनता जाता है, ठीक है, टाइम बाय टाइम। ये सबसे अर्ली वाले थे, उसके बाद आए, फिर उसके बाद आए, तो ऐसे स्ट्रेटा बनता जाता है और दे जो डिकम्पोज नहीं होते वो फॉसिल बन जाते हैं, ठीक है। फिर आता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया हाउ चेंजेस इन डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन वुड लीड टू चेंजेस इन द प्रोटीन, ठीक है, दैट आर मेड फ्रॉम द न्यू डीएनए. Another point that has been made in that these changes would accumulate from one generation to another. ठीक है, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में चेंज आता रहता है डीएनए के डेवलपमेंट का. Could this be used to trace the changes in DNA backward in time? This approach is based on the idea that organisms which are more distinctly related will accumulate a greater number of differences in their DNA. Such studies trace that evolutionary relationship, and it has been highly gratifying to find that relationship among different organisms shown by molecular phylogeny match the classification scheme. बेसिकली ये बता रहा है कि जो अभी हमने स्टडीज़ कंडक्ट की हैं, ठीक है, उसमें ये दिखाया गया कि न्यू जनरेशन जो आती है उसके अंदर मिक्सअप डेवलप्ड डीएनए होता है, ठीक है, एडवांस डीएनए जिसे कहते हैं अपडेटेड. तो इससे हम अगर रेट्रोस्पेक्टिव इसके ऊपर मेथड लगाया जाए रिकर्सिव, तो हम पिछली वाली जीन्स का भी पता लगा सकते हैं, पिछला डीएनए कैसा रहा होगा, और एवोल्यूशन के बारे में थोड़ा पता लग जाता है. अब थोड़ा फिजिक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है. If an opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line. ठीक है, अब इस पार्ट को हम कहते हैं क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है. बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है, डायफ्रैक्शन. तो इस चीज़ को आपने देखा होगा, अगर आप ऐसे कोई रेक्टेंगल बॉक्स रख रहे हैं, इसके पीछे लाइट आ रही है, तो लाइट कभी सीधा नहीं आएगी, लाइट हल्की सी इसके ऊपर बेंड होकर आ रही होती है, इस तरह आती है, इस तरह अंदर को. तो बेसिकली किसकी वजह से होता है, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है. At the beginning of 20th century, it became known that the wave theory of light often becomes inadequate to treatment of interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like stream of particles. This confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged. Wave theory से कहा जाता है लाइट की, ठीक है, and not a particle. तो बेसिकली आपको ये बता दूं कि लाइट दोनों नेचर फॉलो करती है, ठीक है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, ठीक है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, आप याद रखिए. इस वजह से इसकी डायफ्रैक्शन और अलग अलग जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो हो पाती हैं. ये दोनों नेचर शो करती है. जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो पार्टिकल नेचर की वजह से है, ठीक है. फिर आपका वेव नेचर आया था, जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखती है, जो आपका वेवलेंथ का चार्ट है, यूवी रेज, माइक्रोवेव्स वगैरह, तो वो वेव नेचर के कारण हमें उसमें डिफ्रेंशिएशन हो पाती है, ठीक है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. सो दिस इज द पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ इमेज फाउंड बाय अ कनकेव मिरर, ठीक है. तो उसमें आपको पता है 6 केसेस बनते हैं. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें नेचर पूछा जाता है इमेज का, ठीक है, कैसा रहेगा, वर्चुअल इरेक्ट और रियल इन्वर्टेड क्या रहता है मतलब. तो देखा जाए तो ये काफ़ी सिंपल सा है. अगर आप इसे रे डायग्राम पे देखें ना, मान लो यहाँ पे आपका कनकेव मिरर है, ठीक है, ये आपका सेंटर है, ठीक है, ये आपका फोकस है. तो जब तक यहाँ इन्फिनिटी से आएगी तो हमेशा फोकस पे बनेगी, ठीक है. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज दूर जाती जाएगी, ठीक है. जब ये सी और एफ के बीच में आ जाएगा, मतलब इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में आ जाएगा, तो सेंटर और फोकस के बीच में इमेज आएगी, ठीक है. जब सी पे बनेगा, एकदम आपके सेंटर पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो वापस जो इमेज है वो भी सी के ऊपर ही बनेगी, ठीक है. देखिए यहाँ लिखा ही है. और साइज़ क्या होगा, सेम साइज़, ठीक है. फिर आप इसको सी और एफ के बीच में रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, नीचे की साइड, मतलब सी से पीछे, ठीक है. कहाँ, सी और एफ के बीच में, तो बियॉन्ड सी. और साइज़ क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है. फिर अगर आप फोकस के ऊपर रख देंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, ठीक है. और साइज़ क्या होगा, हाईली एनलार्ज्ड. बट जब आ जाता है आपका प्रिंसिपल, जो आपका प्रिंसिपल फोकस है ये, और जो आपका मेन फोकस है, इसके बीच में रखोगे तो कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनेगी इमेज, ठीक है. और वो हाईली मतलब एनलार्ज होगी. और उसका नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी होगी ऊपर को, और वर्चुअल होगी, मतलब आप उसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते.
तो इसमें आपको दो बातें, बस एक तरह से एक पैटर्न मैं याद दिला दूँ कि जैसे जैसे इमेज आपका ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा तो इमेज आपकी पीछे शिफ्ट होती रहेगी, साइज बढ़ता रहेगा। मतलब सबसे पहले जब इन्फिनिटी पे आप फोकस पे देखोगे तो हाईली डिमिश्ड होगा, फिर जब आगे लाओगे तो इमेज पीछे जाएगी तो इमेज का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, ग्रेजुअली। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ऑल द केसेस रियल और इन्वर्टेड ही रहेंगी, ठीक है, कनकेव मिरर के उस केस में। बट सिर्फ एक केस है, जब आप प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखोगे तब वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी बस। तो एक बार कनकेव मिरर के हम यूजेस भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है? टॉर्चेस में, ठीक है, सर्च लाइट्स में, व्हीकल की हेडलाइट्स में भी आपका कनकेव मिरर यूज़ होता है। शेविंग मिरर्स हो गए, ठीक है, और आपके डेंटिस्ट के जो हो गए, ठीक है, वो डेंटिस्ट भी आपके कनकेव मिरर यूज़ करते हैं टू सी द टीथ ऑफ पेशेंट। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट। जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर फर्नेसेस होती हैं, उसमें भी आपके कनकेव मिरर यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, अपना लिख के रख लो इसे अलग से। अब चलते हैं पोजीशन बाय कन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसके दो ही केस बनते हैं क्योंकि मतलब सब में सेम ही रहता है। तो इसमें इन्फिनिटी पे आएगा तो आपको पता है फोकस पे रहेगा, ठीक है, और बाकी कहीं भी रखोगे तो ऐसे सेम ही रहता है। साइज़ क्या रहेगा? हाईली डिमिश्ड। और वही बात, लाइक लास्ट केस वही जो प्रिंसिपल के बीच में और फोकस के बीच में आएगा, तो वो कहाँ बनेगी? बिटवीन पी एंड एफ, ठीक है। और इसका साइज क्या होगा? डिमिश्ड होगा, वर्चुअल इरेक्ट। तो कन्वेक्स मिरर जो बनाएगा दोनों में ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज रखेगा हमेशा। कन्वेक्स मिरर के यूजेस देख लेते हैं हम थोड़े से। रेयर व्यू, जो रेयर व्यू मिरर्स होते हैं कार्स के और व्हीकल्स के बाकी सबके, उसमें ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो मिरर आर फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ व्हीकल एनेबलिंग ड्राइवर टू सी। दे आर प्रेफर्ड बिकॉज दे हैव ऑलवेज गिवन इरेक्ट इमेज एंड डिमिश्ड, तो सारा एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। तो मेजर यूज़ तो इनका यही है, बाकी और हम डिस्कस करेंगे, आपको पता है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं साइन कन्वेंशन का, ठीक है। अभी काफ़ी बार मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आया, बट इसका एक बार पूछ लेता है कि कन्वेक्स मिरर कितनी पावर का, या फिर कोई पावर से रिलेटेड होता है तो प्लस माइनस या फिर ऐसे कुछ चीज़ें रहती हैं। तो इसमें सिंपल रूल्स हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होंगे, जो लेफ्ट साइड में प्लेस होंगे वो, यानी बेसिकली अगर आप ऐसे डायग्राम देखिए, ये आपके मान लें स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, ये आपका मिरर है यहाँ पर। तो एक तरह से कार्डिनल प्लेन बन गया, ये आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब इसमें क्या होगा? लाइट अगर यहाँ से आ रही है ना, तो इसके डायरेक्शन में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, तो वो आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, ठीक है। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। तो ये मिरर का पोल है, तो यहाँ से सारे डिस्टेंस हमने मेजर करने हैं, ठीक है, कितना है और कितना नहीं। फर्दर डिस्टेंस मेजर्ड perpendicular to and above the principal axis are taken to be positive। तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लेंगे तो सारे डिस्टेंस आपके क्या रहने चाहिए? पॉजिटिव। एंड सिमिलरली इन द नेगेटिव डायरेक्शन में जो नीचे की साइड आएंगे उनको हमने नेगेटिव में रखना है। जो आपके राइट हैंड साइड पे ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, जो आपकी इमेज बनेगी, उसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और जो आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट होगा उसका साइन हमेशा नेगेटिव रहेगा। दीज वर द साइन कन्वेंशंस। आगे चलते हैं एबिलिटी ऑफ अ मीडियम रिफ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन किन टर्म्स में डिफाइन करते हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी। इट इज हैव अ डेफिनेट कोनोशन, इट इज़ नॉट द सेम एज मास डेंसिटी। तो दोनों की डेंसिटी में फ़र्क है। बेसिकली कैरोसिन का अगर एग्जांपल लूँ मैं, तो इन दैट थिंग आप देखें कैरोसिन की डेंसिटी वैसे वाटर से कम होती है, बट इट इज़ ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर, ठीक है ना। इट एक्चुअली मीन्स ऑप्टिकल, तो दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। इट द स्पीड ऑफ लाइट इज हायर इन रेयर, मीडियम एंड डेंसर। तो इसमें इतना ही था कि मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मास डेंसिटी। अब थोड़ा हम चलते हैं लेंसेज के ऊपर। सो इट इज़ द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, पोजीशन है, डिस्कस करेंगे कन्वेक्स लेंस की। तो उसमें भी 6 केसेस बनेंगे जो हमने पहले डिस्कस किए थे कनकेव मिरर के केस में, सेम वैसे ही रहता है कन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। तो दे शो सेम सिमिलर नेचर एंड वाइस वर्सा। जो उसका कन्वेक्स मिरर होगा वो कनकेव लेंस के साथ शो करेगा सेम। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें सेम वही चीज़ है, बेसिकली फैक्टर वही लग जाएगा आपका, जो इन्फिनिटी से आ रही है वो फोकस पे बनेगी, ठीक है। अब इसमें सेंटर नहीं बोला जाता, इसमें 2f1 बोल देते हैं, मतलब फोकस। जैसे अगर ये आपका लेंस है, ठीक है, तो यहाँ से आपका एक फोकस बनेगा, ये आपका फोकस है। तो यहाँ पहले हमने मिरर के केस में इसे सेंटर लिया था, तो इसे हम 2f1 लेंगे इस बार, ठीक है।
तो इसके बीच में ध्यान रखेंगे। अब बियॉन्ड अगर 2f1 है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे होगा, तो क्या f और c के बीच में बनेगा, तो इस बार हम क्या लिखेंगे, f और 2f के बीच में आएगा, ठीक है। अब एट 2f1 मतलब c के ऊपर अगर हम डाल दें तो कहाँ पे बनेगा, सेम पोजीशन पे, सो इट इज़ एट 2f2 और साइज़ का रहेगा सेम। फिर अगर हम इसे f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे, मतलब इस पोजीशन में रखेंगे यहाँ पे, तो कहाँ बनेगा, बियॉन्ड c यानी बियॉन्ड 2f2, ठीक है। तो आ गया, साइज़ क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, ठीक है, बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी इमेज अब आपकी। फर्दर हम फोकस के ऊपर रख देंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, ठीक है, और ये काफ़ी लार्ज होगा, हाईली एनलार्ज जिसे कहते हैं, और रियल इन्वर्टेड इमेज रहेगी। लास्ट फैक्टर आपका वही आता है फोकस, और जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे, इसके बीच में कहीं, तो ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बनेगी एनलार्ज पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल इमेज बनेगी और इसी साइड में बन जाएगी, ठीक है। दीज वर द पोजीशंस, तो सेम ही है, आपको पता होगा, तो सेम पैटर्न इस पर भी लग जाएगा, तो नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। और ये वाला रियल इन्वर्टेड याद रखना है कि ऑल केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज है, बस जब हम फोकस और प्रिंसिपल जो सेंटर होता है या ऑप्टिकल सेंटर होता है उसके बीच में रख देंगे तो वर्चुअल इमेज बनती है बस। अब आते हैं थोड़ी पावर के ऊपर। पावर आपको पता है क्या होती है, 1 बाय फोकस, फोकल डिस्टेंस, ठीक है, 1 बाय एफ बोलते हैं उसको। तो जब पावर हम कंबाइन करेंगे लेंसेज की तो उसका फॉर्मूला कैसे रहता है, तो बेसिकली हम पावर बढ़ाते हुए दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। द नेट पावर ऑफ द लेंसेज प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पावर्स। तो टोटल पावर हम कैसे लेते हैं, सबका एल्जेब्रिक सम होता है P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। द यूज ऑफ पावर्स इंस्टेड ऑफ फोकल लेंथ फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑप्टिशियंस ड्यूरिंग आई टेस्टिंग। तो पावर का यूज़ करना उनके लिए एफिशिएंट रहता है, ठीक है। वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव लेंस यूज़ करके देखते हैं टू नो पावर इन कॉन्टैक्ट इनसाइड द टेस्टिंग स्पेक्टिकल्स फ्रेम। तो बेसिकली सिंपली अलजेब्रिक्स हम लगा लगा के आपका, जैसे एक लेंस डाला उन्होंने फिर दूसरा लेंस डाल देते हैं, तो बस एक तरह से वो पावर मेजर करते रहते हैं, एडिशन करते रहते हैं कि इतनी पावर का लेंस हो जाएगा, ठीक है। सच ए लेंस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेंसेज कॉन्टैक्ट इज कॉमनली यूज्ड इन डिजाइन ऑफ लेंसेज ऑफ कैमरा, माइक्रोस्कोप एंड टेलीविजन ऑल्सो, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि पावर को हम डायरेक्टली लिखना, मतलब एडिशन जो रादर देन हम फोकल लेंथ क्यों नहीं यूज़ करते, पावर का एडिशन क्यों यूज़ करते, इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस, ठीक है। अब थोड़ा विजुअल सिस्टम के ऊपर आते हैं, आइज़ की, मतलब जो हमारी आइज़ है उसके ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर माल फंक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी विजुअल डिसफंक्शनिंग हो जाती है। तो हमारे आई के बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कॉर्निया हो गया, प्यूपिल, आई लेंस हो गया, एक्विस ह्यूमर हो गया, विट्रियस ह्यूमर हो गया, ठीक है। इनमें से किसी में भी कुछ आ जाए, जो मतलब कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल impulses like retina or even the optic nerve that transmit these impulses to brain is damaged, it will result in the visual impairment, ठीक है। You might have experienced that you are not able to see objects clearly for some time when you enter from bright light to from a dim light। तो आपने देखा होगा, ये तो सिंपल सा एग्जांपल है, कॉमन सा, जब आप बाहर से धूप से आता है तो अंदर वाला रूम 1 मिनट के लिए थोड़ा ब्लैकिश सा हो जाता है सारा। तो क्या होता है, प्यूपिल, जो प्यूपिल होता है आपका आएगा वो उसका साइज चेंज होता रहता है उस टाइम में, वो जो उसका टाइम होता है ना, टाइम रेफरेंस, वो साइज चेंज करने का उसके करके होता है। वो जब अंदर आता है तो आपका पिपल बड़ा हो जाता है विद द हेल्प ऑफ आयरिस, तो आपको क्लियर दिखने लग जाता है, ज़्यादा लाइट एंटर कर पाती है आंखों में। तो बेसिक इसमें यही याद रखना है कि प्यूपिल के साइज चेंज होने से आपको लाइट की वेरिएशन होती है, कि मतलब लाइट की कितनी इंटेंसिटी आए एब्जॉर्ब करेगी, और हेल्प कौन करता है इसमें, आयरिस। ये चीज़ इसमें याद रखनी है और कुछ नहीं है। ओके, सो इट इज नेक्स्ट इज अबाउट आर फ्लो ऑफ चार्जेस। तो आपको पता होगा फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, है ना। तो हम इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यू वुड थिंक दैट अ लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वुड हैव ग्रेट डिफिकल्टी पासिंग थ्रू अ सॉलिड कंडक्टर। Inside the solid, the atoms are packed together with very little spacing between them. But it turns out that the electrons are able to travel through a perfect solid crystal smoothly and easily, almost as if they were in vacuum. The motion of electrons in a conductor, however, is very different from that of charges in empty space. तो बेसिक बात ये है कि जो कंडक्टर होता है ना, उसके अंदर आपको पता होगा कर्नल्स का कंसेप्ट होता है, KERNEL, ठीक है, इन सब का। तो एक्चुअली क्या होता है, जब किसी सॉलिड में इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, तो ज़्यादा फ्रीली मूव कर पाता है एज कम्पेयर टू एन ओपन स्पेस। क्या होता है, व्हेन अ स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रॉन्स इन इट मूव विद अ सर्टेन एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। वन कैन कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ टिपिकल कॉपर वायर कैरिंग स्मॉल करंट।
एंड इट कुड बी वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पीड रहती है उनकी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। हाउ इज इट देन दैट इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट्स अप एज सून एज वी टर्न ऑफ द स्विच? इट कैन नॉट be that a current starts only when an electron from one terminal to electric supply physically reaches to other terminal, because the physical drift of the electron in the electric in the conducting wire is very slow process। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 1 मिलीमीटर अगर 1 सेकंड में कर रहा है, तो अगर आपने एक वायर 10 मीटर के दायरे में भी लगाया तो बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया, और उसको लोग एटलीस्ट मतलब 1 मिनट के आसपास लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। तो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द करंट फ्लो होता क्या, विच टेक्स प्लेस विद स्पीड ऑफ close to light is fascinating but it is beyond the scope of this book. Do you feel the problem? तो बेसिकली इसमें बता क्या रहे हैं, जो कर्नल कंसेप्ट होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन इसका ना फ्री घूम रहा होता है, तो यहाँ से जब एक इलेक्ट्रॉन आता है ना, तो अपनी एनर्जी पास करता जाता है आगे वाले को, ठीक है। तो इस तरह करते करते जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी सप्लाई करता है। मतलब बेसिक बात है, इस वाली बुक में था नहीं, इसके ऊपर सिर्फ ये बताया हुआ था, तो बस थोड़ा देख लेना। चलो इसके ऊपर आते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है नया चीज़, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिम्बल्स हैं। पिछली बार एटम के बारे में सिंबल से आया था, तो आई थॉट कि वी शुड पुट दिस इन योर कोर्स। तो इसमें क्या होगा कि बेसिकली हम थोड़ा बस ये इलेक्ट्रिक सिंबल डिस्कस कर लेते हैं, किसके क्या होते हैं। जैसे भी इलेक्ट्रिक सेल है, तो उसका देख ही रहे हैं आप, ये होता है, ठीक है। बैटरी क्या होता है, बैटरी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो उसमें 3 सेल्स का लगेगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। फिर प्लग की होती है, जब स्विच ओपन होता है मतलब उसके बीच में कंडक्टिंग पावर कुछ भी नहीं है, तो वो ओपन रहेगा, मतलब करंट पास नहीं हो रहा। फिर जब जो आपका प्लग किया जिसे स्विच भी कहते हो, अगर वो ऑन है मतलब उसे क्लोज्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये करंट पास करेगा, ठीक है, इसके बीच में कोई चीज़ लगी हुई है और करंट पास हो रहा है। वायर जॉइंट का ये होता है, ठीक है, ट्राइबॉड सा बना देना। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, ठीक है, एक के ऊपर एक निकल रही है पर आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो ऊपर से निकाल देना ब्रिज ओवर, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब है तो पता ही होगा आपको, इस तरह होता है। रेजिस्टेंस का होता है टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइंस अपनी। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट, मतलब जिसकी हम रेजिस्टेंस अपने हिसाब से बढ़ा सकें, एक डिवाइस होता है, उससे रेजिस्टेंस बढ़ा घटा सकते हैं, उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। फिर एमीटर आता है, उसमें ए लिखा होता है, वोल्ट मीटर में वी लिखा होता है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी ऑफ सम सब्सटेंसेस। रेजिस्टिविटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू रेजिस्ट द करंट इन वायर, ठीक है। तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी। सबसे कम किसकी होती है, सिल्वर की, ठीक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल। जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो सबसे कम किसकी है, सिल्वर की। हमने इसके रेजिस्टिविटी कॉलम याद नहीं करना, सिर्फ एक बार ये देख लीजिए, इनका ऑर्डर देखना है हमने, ठीक है। एलॉयज कम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, ठीक है, बट पार्शली करते हैं। इंसुलेटर्स एक बिल्कुल भी नहीं करते, तो उसमें भी आपको पता है, ग्लास, हार्ड रबर जो होती है, इबोनाइट, डायमंड, पेपर। अभी ड्राई का लिखा है क्योंकि जो गीला मतलब वेट होता है ऑब्वियसली उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो आ जाता है, ठीक है, तो वो कंडक्ट कर देता है। तो इधर हम देख लेते हैं, सिल्वर के बाद कॉपर है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर टंगस्टन है। तो आपने देखा होगा वायर जब भी यूज़ होती है कॉपर और एल्यूमिनियम की ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। सिल्वर भी यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, पर वो बहुत रेयर केस में होता है जहाँ पे हाई कंडक्टेंस चाहिए हो अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस लाइक वेरी। पर उसकी ये है ना कि कंडक्टिविटी कम है, तो हीट्स जो जनरेट होती है तो वो पिघल जाता है जल्दी, इसलिए ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सिल्वर को कम यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है। फिर आगे आपका टंगस्टन। तो टंगस्टन आपका इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद है टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इसलिए उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। फिर निकल है, आयन है, फिर आपका क्रोमियम, मरकरी एंड मैग्नीज। फिर आपके अलॉयज आ जाते हैं, ठीक है। अलॉयज ये वाले इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ना है, ठीक है। कॉन्स्टेंटम है कॉपर और निकल का। मैग्नम है किसका, कॉपर, मैग्नीज और निकल का। फिर नाइक्रोम, ठीक है, ये आपने काफ़ी देखा होगा, निकल, क्रोमियम, मैंगनीस और फेरस, आयन मतलब। तो इसका ये 3 आपको थोड़े याद रखना है, अलॉयज, कॉन्स्टेंटम, मैग्नम और नाइक्रोमियम। MCN याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। Many people think that electrons are consumed in an electric circuit. This is wrong. तो electrons consume नहीं होते. We pay the electricity board or electric company to provide energy to move electrons through the electric gadget like तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उनके फ्लो से जो एनर्जी बन रही है ना उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम उनको वो वोल्टेज जो सप्लाई करते हैं ना उसका पैसा देते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन्स देने का। फिर आते हैं हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड के ऊपर। इन्होंने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के साथ इनका कंसेप्ट है, ठीक है। ही वॉज द पर्सन हु गेव अस द क्रूशियल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
इन्होंने वो एक्सीडेंटली वो कंपास नीडल वाला एक्सपेरिमेंट किया था। क्या हुआ था, इन्होंने वायर के सर्किट के साथ ना एक इनका कंपास पड़ा हुआ था, तो इन्होंने देखा कि वहाँ से जब करंट निकल रहा है ना, तो अंदर जो कंपास नीडल है ना उसमें डिफ्लेक्शन शो हो रही है, क्योंकि वो मैग्नेटिक होती है। तो उधर से इन्हें पता लगा कि जब इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। तो ये चीज़ थी इसमें। अब इनकी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इससे क्या क्या हुआ, रेडियो आया, टेलीविजन आया, फाइबर ऑप्टिक्स भी इसी के ऊपर बेस्ड था। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नेम एज ऑर्स्टेड इन हिज ऑनर। ठीक है, तो याद रखना मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, ऑर्स्टेड। अब आता है मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन। तो इसमें क्या है, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको बताया मैंने। इवन वीक आयन करंट दैट ट्रैवल along the nerve cells in our body produce magnetic fields. When we touch something, our nerve carry an electric impulse to the muscle we need to move. This impulse produces a temporary magnetic field. These fields are very weak and are about 1 billionth of the Earth magnetic field. ठीक है, तो हमारी magnetic field बहुत weak होती है. Two main organs in the human body where the field produces insignificant are the heart and the brain. The magnetic field inside the body forms the basic obtaining the images of different body parts. जो MRI स्कैन में यूज़ होता है, इसलिए हमारी बॉडी का MRI स्कैन पॉसिबल होता है, बिकॉज हमारे अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लो भी आ जाता है। तो इस तरह ये मेडिकल में भी यूज़ होता है हमारा मैग्नेटिज्म। फिर आता है हमारा गैल्वेनोमीटर। इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्यों ये करंट के होने के प्रेजेंस के बारे में बता देता है। इसका मेन काम क्या है, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। ठीक है, अब आप बोलोगे एम मीटर और उसमें फिर वोल्ट मीटर में क्या फ़र्क है। एम मीटर बताता है करंट की स्ट्रेंथ, ठीक है, और वोल्ट मीटर बताता है वोल्टेज के बारे में। ठीक है, ये सिर्फ आपको शो करेगा कि करंट किस साइड को मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द करंट। ठीक है, किस साइड फ्लो कर रहा है वो। द पॉइंटर रिमेन्स ऑलवेज एट जीरो सेंटर ऑफ द स्केल। ठीक है, जैसे इसमें इमेज में दिख रहा होगा, फॉर जीरो करंट इफ द इट कैन डिफ्लेक्ट आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो मूव कर जाता है किस साइड को आ रहा है करंट। अब गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इसको एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो और वोल्ट मीटर में भी। तो उसके बारे में आप बताइए कि स्टंट किस में होता है, ये आप मेंशन करिए अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, किसके साथ स्टंट लग के वोल्ट मीटर बन सकता है, एमीटर बन सकता है, क्योंकि एक के साथ सीरीज में होता है, एक के साथ पैरेलल में। तो ये काफ़ी बार हमने डिस्कस भी किया हुआ, तो डू राइट इट, इट वुड बी वेरी मच अप्रिशिएटेड। फिर आता है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे वॉज एन एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट। ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, तो he made careful notes on Davy's lecture and sent them to Davy. Soon he was made an assistant. Faraday made several path-breaking discoveries that include electromagnetic induction and the laws of electrolysis. ठीक है, तो हमारे माइकल फैराडे किसके साथ है, जो मैग्नेटिज्म के लॉज आए थे वो इन्होंने दिए थे। ठीक है, जो इंडक्शन प्रोसेस है वो, और जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो भी। अब आते हैं विंड एनर्जी के ऊपर। Denmark is called the country of winds. More than 25% of their electricity needs are generated from the windmills. तो जर्मनी इज अ लीडर वाइल इंडिया रैंक फिफ्थ इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी। तो अगर हम एनसीईआरटी में लिखा है, इट इज़ एस्टिमेटेड कि 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हम जनरेट कर सकते हैं अगर इंडिया का फुल पोटेंशियल यूज़ किया जाए विंड एनर्जी का। अभी तक हम कितनी कर रहे हैं, बस 380 मेगावाट। नॉट मच इंपॉर्टेंट ऐसे ही है ये। अब ये थोड़ा सोलर एनर्जी के ऊपर है। इट इज़ एस्टिमेटेड ड्यूरिंग अ ईयर इंडिया रिसीव्स 5 ट्रिलियन किलोवाट ऑफ एनर्जी अंडर क्लियर स्काई कंडीशन। डेली एवरेजेस दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, ये न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का प्रोसेस आ गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं हम। इट इज इन अ न्यूक्लियर फिजन डिफरेंस इन मासेस बिटवीन द ओरिजिनल न्यूक्लियस एंड द प्रोडक्ट न्यूक्लियाई गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी एट अ रेट गवर्न बाय द फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, ये किसने दी, आइंस्टाइन ने। C होता है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इन द वैक्यूम। इन द न्यूक्लियर साइंस एनर्जी इज ऑफन एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, EV जिसे कहते हैं। It is easy to check from above equation that one atomic mass unit is equivalent to 931 mega electron volts of energy. तो समझ रहे हो, इसलिए न्यूक्लियर फिजन में इतनी ज़्यादा पावर होती है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि एक एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स तक प्रोड्यूस कर देता है। तो देयर इज लॉट मच कैपेसिटी इन न्यूक्लियर प्रोसेसेस।
तो जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, ठीक है, हमारा तारापुर में है महाराष्ट्र, और एक राणा प्रताप सागर है राजस्थान में, कालपक्कम में तमिलनाडु में, नरोरा यूपी में, काकरापारा इट इज़ फेमस वन, इट इज़ इन गुजरात, तापी नदी के ऊपर है, एंड कायगा कर्नाटका में. These have installed capacity of less than 3% of total electric generation capacity of our country. सॉरी. अब आते हैं फ्यूजन के ऊपर. फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में एटम टूटता है, फ्यूजन में दोनों जुड़ते हैं, ठीक है. Currently all commercial nuclear reactors are based on fission, but there is another possibility of nuclear energy generation by a safer process called nuclear fusion. A fusion means joining lighter nuclei to make a heavier nucleus. Most commonly hydrogen or hydrogen isotopes to create helium, such as जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो कंबाइन करके हीलियम बनाते हैं अंडर न्यूक्लियर फ्यूजन. इट रिलीजेस अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, as the mass of the product is little less than the sum of the masses of the two original individual nuclei. तो पहले वाला प्रोसेस और था, उसमें जो न्यूक्लियस था, ठीक है, ऐसा न्यूक्लियस था, वो दो में ब्रेक हो जा रहा था और कुछ पार्ट जो था मास का वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता था. इसमें क्या है, जो दो लाइटर न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन के, उनको इकट्ठा करके एक बड़े न्यूक्लियस में बना देंगे. सिमिलरली ये पूरा मास नहीं बनाएंगे, कुछ मास इनका एनर्जी में ट्रांसफर होकर निकल जाएगा इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए. तो इस तरह न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी जनरेट होती है एंड इट इज सेफर फ्रॉम फिजन. तो जो हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन का है उसका एग्जांपल है हमारा सन, ठीक है. जो सन और अदर सेलेस्टियल स्टार्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है. द कंडीशन नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीम, मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पास्कल्स ऑफ प्रेशर. मतलब ये फ्यूजन किसके अंडर होता है? हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंडर ही हो सकता है, इसलिए फ्यूजन इज वेरी मच यूज्ड नाउअडेज. मतलब फ्यूजन के लिए जो एक्सट्रीम हमें कंडीशंस बनानी होती है उसके करके अभी हम फ्यूजन नहीं बना पा रहे प्रॉपर वे में. तो जो हाइड्रोजन बॉम्ब है इट इज बेस्ड ऑन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है. A nuclear bomb based on the fission of uranium and plutonium is placed at the core of the hydrogen bomb. This nuclear bomb is embedded in a substance which contains deuterium and lithium. When the nuclear bomb is detonated, the temperature of the substance is raised to 10 to power 7 Kelvin in a few microseconds. The high temperature generates sufficient energy for the lighter nuclei to fuse and devastating amount of energy is released. तो ये प्रोसेस है सारा कि एक हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर क्या होता है. ये आपने सुना होगा जो हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था हाइड्रोजन बॉम्ब, ये वाला फेंका गया था. आगे चलते हैं जॉन एंड वॉल्फगंग डॉबनर के ऊपर, ठीक है. इन्होंने डॉबनर स्ट्रेट दिए थे किसके ऊपर? आपके एटॉमिक थ्योरी एक तरह से थी कि मतलब प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ, मतलब जैसे अभी तो आपके पास हमारा पीरियोडिक टेबल है ना एलिमेंट्स का, कि हमने उसे प्लेस किया हुआ है. तो जब स्टार्टिंग हुई थी तो इन्होंने एक अपना कंसेप्ट दिया था. उस टाइम काफ़ी कम एलिमेंट्स मतलब नोन थे, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे डॉमिनेंट स्ट्रेट है, ठीक है. ये आपका डायमंड और उसका एलोट्रोप्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है. मतलब ये आपका ग्रेफाइट का है, ठीक है. फिर आपका डायमंड होता है, फिर ये बकमिनिस्टर फ्लोरेन है, ठीक है. ये मतलब दिखाया जा रहा है कि कार्बन हाउ इट फॉर्म्स डिफरेंट एलोट्रोप्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर आते हैं. टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन. कैटिनेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, बताता हूँ आगे है क्या. Put together give rise to large number of compounds. Many have the same non-carbon atom or group of atoms attached to different carbon. These compounds were initially extracted from natural substances and it was thought that the carbon compounds or organic compounds could only be formed within a living system. तो फिर ये बाद में डिस्प्रूव किया था फ्रेडरिक वॉल्फर ने, ठीक है. उन्होंने अमोनियम साइनाइड बनाया था प्रिपेयरिंग यूरिया प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनाइड से, ठीक है. कैटिनेशन होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की दूसरे कार्बन एटम से लिंक करने की, ठीक है. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो अदर एलिमेंट्स है, ठीक है, जो अदर नॉन मेटल्स है वो भी एक दूसरे लिंकिंग करते हैं, पर वो बहुत कम रेशो में करते हैं. या तो दो तक होंगे, मतलब डायटोमिक बना लेंगे या ट्राइएटोमिक, ठीक है. मोस्ट ऑफ द फॉस्फोरस है जो अब तक टेट्राएटोमिक बना पाता है. बट जो कार्बन है इसके आपने देखा है कितनी लॉन्ग चेन्स बन जाते हैं, C12 C6 ऐसे करके काफ़ी बन जाती है. तो इसलिए कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है. फिर आता है वाई डू सब्सटेंसेस बर्न विद और विदाउट फ्लेम. तो ये तो आपको पता ही होगा कि मतलब आपने फ्लेम और विदाउट फ्लेम देखा है. जैसे फ्लेम होती है, फ्लेम के भी 3 कलर होते हैं, ब्लू, येलो और रेड, ठीक है.
तो ब्लू वाली होती है जहाँ पे फुल ऑक्सीजन मिल रही होती है, फिर आपकी येलो वाली आती है जहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन कम हो जाता है, फिर रेड वाली और स्मोक के साथ आती है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और जो काफ़ी आपका फ्यूल है वो पूरी तरह बर्न नहीं हो पाता और ऐसे आधा रह जाता है। दैट इज़ कंटेजी मतलब पॉल्यूटेंट होता है वो, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, जब ये चल रही होती है ना तो वेपराइज होती है, ठीक है, ये गैसेस वेपराइज होने के बाद जब उनको हीट मिलती है तो दे बर्न विद अ ब्लू फ्लेम। पर आपने देखा होगा कि कुछ प्रॉपर्टी से कोल होता है, ठीक है, अंगीठी वगैरह आपने देखी होगी, उसमें जब कोयला जला के छोड़ देते तो वो सिर्फ एक ग्लो कर रहा होता है रेड रेड से कलर का, उसमें फ्लेम्स नहीं दिखती, ठीक है। तो ये लुमिनस फ्लेम का कंसेप्ट क्या है, इट इज सीन व्हेन एटम्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। द कलर प्रोड्यूस्ड बाय ईच एलिमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। Try and heat a copper wire in the flame of gas and observe the color. You have seen the incomplete combustion gives suit with its carbon. तो बेसिकली इसमें यही बता रहे हैं कि जो कोयला होता है वो इस तरह मतलब फ्लेम के साथ क्यों नहीं जलता, क्योंकि उसमें गैसेस नहीं होती। एक बार के लिए जलेगा वो, ठीक है, जितना उसमें इंटरनल उसकी गैसेस होंगी वो निकल जाएंगी, उसके बाद सिर्फ वो ग्लो करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड एक तरह से बर्न हो रहा होता है। तो आगे चलते फिर अब, हाउ डू अल्कोहल्स अफेक्ट लिविंग बींग्स। तो अल्कोहल के बारे में आपको काफ़ी पता होगा, इट इज़ वेरी पॉपुलर ड्रिंक और बेवरेज नाउ डेज। बट द मेन थिंग इज दैट, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। होता क्या है, when large quantities of ethanol are consumed, it tends to slow metabolic process। जो आपका कमर्शियल अल्कोहल होता है इसका नाम होता है इथेनॉल, ठीक है। दिस रिजल्ट तो इससे होता क्या है, बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस स्लो कर देता है दिमाग का, नर्वस सिस्टम का, इसलिए अच्छा फील हो रहा होता है। दिस रिजल्ट्स इन द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कंफ्यूजन, ड्राउजीनेस, लोअरिंग ऑफ नॉर्मल इनहिबिशन एंड फाइनली स्टपर। तो इंडिविजुअल may feel relaxed without realizing that his sense of judgment, sense of timing and muscular coordination have been seriously impaired। तो बंदे को लगता है कि मेरा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है, पर उसे ये नहीं पता होता कि उसका सेंस ऑफ जजमेंट खत्म हो चुका है, ठीक है, उसकी टाइमिंग और मस्कुलर कोऑर्डिनेशन खत्म हो चुकी है और वो एंड ही इज डूम्ड एक तरह से। तो सीरियस कंसर्न, पीपल शुड टेक इट ऑन अ टेम्पर नोट, ठीक है। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथ। अब क्या होता है, इथेनॉल तो आपने पढ़ लिया कमर्शियल अल्कोहल है, मतलब इसे पिया जा सकता है। दूसरा होता है मिथेनॉल, ये भी अल्कोहल फैमिली से होता है। ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ मैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अल्कोहल फैमिली होती है, ठीक है। तो इनटेक ऑफ मिथेनॉल इज वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज टू दैट। मिथेनॉल क्या होता है, पॉइजनस होता है बेसिकली। इट इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनल इन द लीवर, ठीक है। तो वहाँ जाके मिथेनल रिएक्ट करते हैं रैपिडली विद द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ये कोगुलेट कर देता है प्रोटोप्लाज्म को, ठीक है। अब एक्टिवेट कैसे पॉइजनस क्यों है, जो प्रोटोप्लाज्म है ना, उस जो हमारी बॉडी जो सेल के अंदर फ्लूइड होती है उसको कोगुलेट कर देता है, ठीक है। इसकी वजह से सेल कोई अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता, इस वजह से वो सेल की डेथ होनी स्टार्ट होती है और इफेक्ट होने लग जाती है बॉडी भयंकर तरीके से। सो मिथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, आप और ब्लाइंडनेस भी कॉज कर सकता है। तो अब इसकी रेमेडी क्या है, इथेनॉल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। अब ऐसा है कि इथेनॉल तो है, ठीक है, इथेनॉल के जो पीने वाला अल्कोहल है उसके और भी बहुत सारे यूजेस हैं इंडस्ट्रियल यूजेस में, पर उसका मिसयूज प्रिवेंट करने के लिए, मतलब लोग इस तरह पीना ना स्टार्ट करें इंडस्ट्रियल में, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी मिथेनॉल की मिला देते हैं, ठीक है, पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल टू इट। क्यों? उससे क्या होता है, डाइज वगैरह जो भी होते हैं आपके कमर्शियली आपको एक्सट्रैक्ट, जैसे आपका थिनर वगैरह आते हैं उनके अंदर भी अल्कोहल होता है, तो वो लोग कंज्यूम ना करें तो उसके अंदर मिथेनॉल मिला दिया जाता है, ठीक है, तो मेक इट पॉइजनस। इसको कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड डी नेचर्ड एल्कोहल। फिर आगे चलते हैं अल्कोहल एज अ फ्यूल, ठीक है। तो अल्कोहल वैसे काफ़ी यूजफुल चीज़ है अगर उसको इस तरह मिस यूज़ ना कीजिए तो जो शुगर केन प्लांट्स होते हैं, दे आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर्स ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। शुगर केन जूस कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मोलासेस व्हिच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल, ठीक है। तो आपको पता है गन्ने के जूस को जब हम फर्मेंटेशन करते हैं उसकी मोलासेस की, तो इथेनॉल बनता है। सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज क्लियरर फ्यूल व्हिच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो बेसिकली अल्कोहल को हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं पेट्रोल के साथ मिक्स करके, और इसके बेसिक एडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देता है आफ्टर बर्निंग, ठीक है, तो इट इज़ क्लीनर फ्यूल। अब आते हैं मिसल फॉर्मेशन के ऊपर। ये आपने देखा होगा सोप के क्लीनिंग एक्शन के टाइम में हमने एक टर्म सुने होते हैं मिसल। तो मिसल का मतलब क्या होता है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना डायग्राम इस तरह, इसको कहते हैं मिसल।
ये डर्ट पार्टिकल को ना इस तरह खींच लेता है, मतलब डर्ट पार्टिकल में जाता है तो ये वाले जो बाहर आने पॉजिटिव है ये होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी से जो पानी के साथ अटैच हो जाते हैं, और जो नीचे वाली चेन है ये होती है हाइड्रोफोबिक, तो मतलब ये पानी से दूर भागती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये अटैच हो जाता है आपका डर्ट और ग्रीस के ऊपर, और जो बाकी वाला पार्ट होता है उसे खींच लेता है बाहर को, तो इस तरह वो डर्ट पार्टिकल के साथ अटैच होकर उसे निकाल देते हैं। ठीक है, फिर आता है डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज क्या होता है, टूथ डिके जिसे कहते हैं। दीज आर ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग ऑफ द एनामल एंड डेंटाइन। तो एनामल इज द हार्डेस्ट लेयर, आपको पता ही होगा। जब ये हट जाती है उसके बाद हमारा टूथ डिके स्टार्ट होता है बैक्टीरिया की वजह से। अब वो कैसे होता है, इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूसेस एसिड दैट सॉफ्टन और डीमिनरलाइज द एनामल। Mass of bacterial cells together with food particles stick to the teeth to form dental plaque. तो प्लाक फॉर्मेशन इस तरह होती है। ठीक है, आपका पहले एनामल सॉफ्ट करता है बैक्टीरिया, फिर जो शुगर्स होती है उसके ऊपर अपनी डीजनरेशन स्टार्ट कर देता है, उसकी एसिड्स फॉर्म होने लग जाते हैं। ठीक है, और उससे आपका प्लाक फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लाक कवर्स द टीथ। तो प्लाक आपके सलाइवा और आपके टीथ के बीच में आ जाता है, इसलिए वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी नहीं हो पाता, टूथ के ऊपर एसिडिक फंक्शन स्टार्ट हो जाती है, और इस वजह से फिर आपके दांत खराब हो जाते हैं। अब एटीपी की बात कर लेते हैं। आप सबको पता है इट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ठीक है, ये फॉर्म कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एडिसन तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है सेल का एटीपी को ड्राइव डिलीवर करने का रिएक्शंस में। ठीक है, इसमें 30.5 किलो जूल मोल रिलीज होता है। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। ओके, सो इट इज़ अ मैसेज फ्रॉम द एनसीईआरटी। डू यू नो स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ? So you should know that it is injurious to health. Lung cancer is one of the common cause of death in the world. The upper part of the respiratory tract is provided with small hair-like structure called cilia. तो यहाँ पे ये याद रखना, cilia क्या होता है हमारा, small hair-like structures जो अपने respiratory tract के अंदर होते हैं। ठीक है, these cilia help to remove germs, dust and other harmful particles from the inhaled air. ठीक है, तो these after smoking destroys these hair, due to which germs, dust and other harmful chemicals enter lungs and cause infections. नेक्स्ट चलते हैं हमारा लंग्स के अंदर, एक हमारा लंग्स के अंदर चलते हैं। इट इफ द एल्वुलर सरफेस वर स्प्रेड आउट इट वुड कवर अबाउट 80 mm स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज? तो बेसिकली जो एल्वुली होता है आपका लास्ट पार्ट होता है लंग्स के अंदर, जहाँ पे एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज होता है, तो उनकी सरफेस एक्चुअली काफ़ी बड़ी होती है, एंड दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन ईजी होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जल्दी होता है। ठीक है, फिर आता है ब्लड प्रेशर के ऊपर। ये ब्लड प्रेशर क्या होता है, बेसिकली जो आपका ब्लड इंटरनल आर्टरीज के ऊपर अपना प्रेशर लगा रहा होता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द ब्लड प्रेशर। तो इसके दो फॉर्म्स होते हैं, जब सिस्टोलिक मूवमेंट में और डायस्टोलिक मूवमेंट में। जब प्रेशर को हम सिस्टोल में नापते हैं यानी कंट्रैक्शन के टाइम पे, तो इट इज़ कॉल्ड सिस्टोलिक एंड इट इज़ हायर एट 120 mm। और जब रिलैक्सेशन के टाइम पे यानी डायस्टोल के टाइम पे नापते हैं तो कम होता है, इट इज़ 80 mm और समथिंग। अब इसको नापते किससे हैं, स्फिग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अभी आपके करंट अफेयर में एक और चीज़ चली है कि आईआईटी बॉम्बे ने एक स्मार्ट स्टेथोस्कोप निकाला है, तो उसका नाम देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आती है आर्टिफिशियल किडनी। इसे क्या कहते हैं, डायलिसिस का प्रोसेस इसे कहा जाता है। जैसे किडनी जिनकी फेलियर हो जाती है, तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ बड़ा खास है नहीं इसमें। इसमें क्या करते हैं, जो ब्लड होता है उसको एक मशीन से में डालते हैं। ठीक है, उसमें एक अलग सी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो होता है, और एक साइड में फ्लूइड होती है। तो आपको जितना डर्ट पार्टिकल जो भी एक्सेसिव जो आपका एसिडिक्स वगैरह जो भी बने होते हैं वो उसके थ्रू पास हो जाता है, और आपका क्लीन ब्लड वापस आपकी बॉडी में स्टोर कर देते हैं। ये जिनके किडनी फेलियर वगैरह हो जाता है उनके लिए होता है डायलिसिस। तो एक और नोट आएगा आपका, डू यू नो का हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिलीज ऑफ मैनी हार्मोन्स। ठीक है, तो ये दोस्त का नाम याद रखना आपने, हाइपोथैलेमस। तो ये क्या करता है, हार्मोन के रिलीज में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो, द हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। तो मतलब ऐसी कंडीशन बता देता है कि भाई इस चीज़ की जरूरत है मेरे को, ये भेजो।
So now coming to the slake lime and other things. तो बेसिकली क्या है, सोल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूसेस बाय, स्लेक लाइम क्या होता है, CaO होता है, ठीक है, COH, कार्बन हाइड्रोक्साइड को कहते हैं स्लेक लाइम। इट इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। अब इसे यूज क्यों करते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है स्लोली रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एयर में टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है तो आपने देखा होगा जब वाइट वॉश के बाद 1-2 दिन बाद दीवारें ज़्यादा ब्राइट हो जाती हैं, वो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से होती हैं, ठीक है। तो ये देख लेना, और तो कुछ नहीं है। लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस, ठीक है। ये आपके थोड़े इंडिकेटर्स के बारे में एसिडिक सोल्यूशन के, एक तो लिटमस आपको पता ही है, उसके अलावा कौन कौन होते हैं, हाइड्रोजीनिया, पेंटूनिया, फिर जर्मेनियम, सॉरी गैरेनम। तो ये आपके कुछ नेचुरली ऑब्टेन्ड इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। रेड कैबेज लीफ है, टर्मरिक है, और कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, जो कि आप बता दिया, हाइड्रोजीनिया, पेटूनिया और गैरेनियम। तो ये होते हैं आपके सिंपल इंडिकेटर्स। अब एल्कलीज के ऊपर आते हैं कि ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। आपने देखा होगा एसिड डिजॉल्व हो जाते हैं पर सारे बेसिस डिजॉल्व नहीं होते। तो जो वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं ना, उनको एल्कली कहा जाता है, और ये थोड़े सोपी सेट होते हैं टचिंग में, ठीक है। बिटर एंड करोसिव, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कैन हार्म यू। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेटल लीफ के बारे में, एक आपकी बॉडी में फॉर्मेटिक एसिड रिलीज कर देता है, ठीक है। इट इज अ स्टिंगिंग हेयर लीफ कहते हैं इसको, देखा होगा जंगली घास होती है ये। मिथेनॉइक एसिड ये सिक्रीट करती है आपकी बॉडी में, तो उससे क्या होता है, आपको रबिंग और इचिंग वगैरह हो जाती है। तो इसका नेचुरल क्योर क्या है, डॉग प्लांट, ठीक है। ये इसके हमेशा साथ में ही उगता है, ये डॉग प्लांट है, ठीक है। ये हमेशा इसके साथ में उगेगा जहाँ भी उगे, तो नेचुरल क्योर है, ठीक है। प्रॉब्लम भी और सोल्यूशन भी साथ साथ मिल जाएगा नेचर में आपको। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या चीज़ होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के ऊपर जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होती है ना, वो इसकी फर्दर करोजन को रोक देती है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर करोजन। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड टू एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज। अब बेसिकली बात क्या है, जब एल्यूमिनियम होता है, अगर इसकी नेचुरल ऑक्साइड फॉर्मेशन है ना, वो काफ़ी थिन लेयर होती है। तो इस लेयर को थोड़ा मोटा करने के लिए ना, हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में ना एनोड पे लगा देते हैं एल्यूमिनियम को, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो उससे क्या होता है, जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो सारी एल्यूमिनियम के जाके ऊपर इकट्ठी होती है, और उससे एक थिक लेयर फॉर्म हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। एक्वा रिजिया, ठीक है, ये आपका एक एसिडिक सोल्यूशन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का। तो इसमें 3:1 में यूज होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसे गोल्ड वगैरह इसमें डिजोल्व हो जाता है। एज इट इज गोल्ड के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप अकेले डाल दोगे, नाइट्रिक एसिड डाल दोगे, तो गोल्ड इफेक्ट नहीं होता। बट एक्वा रिजिया में गोल्ड डिजोल्व हो जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम दोनों। प्योर गोल्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज 24 कैरेट गोल्ड, इज वेरी सॉफ्ट। तो बेसिकली हम एकदम प्योर गोल्ड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हाथ से भी मोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो जनरली उसके साथ कुछ अलग कॉपर या सिल्वर को यूज़ किया जाता है, ठीक है, मिक्सअप कर देते हैं। तो 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड यूज़ होता है, 2 पार्ट्स उसमें कॉपर या सिल्वर यूज़ हो जाता है उसको हार्ड करने के लिए। नाउ द वंडर ऑफ एंशिएंट मेटालर्जी। तो आयन पिलर ने कुतुब मीनार के पास सुना होगा, विक्रमादित्य ने जो लगाया था। तो इट वॉज मेड विद सच परफेक्शन दैट अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो इसके बारे में यही बताया हुआ है। नाउ अबाउट द पोल्यूशन ऑफ गंगा। इट रन्स ओवर अ कोर्स ऑफ 2500 किलोमीटर, ठीक है। इट इज बीइंग टर्न इन ड्रेन बाय मोर देन 100,000 cities in UP, Bihar and West Bengal that pour their garbage and excreta into it. Largely untreated sewage is dumped into Ganga every day. तो उसके लिए हमने मतलब क्या है, नमामि गंगे प्रोग्राम निकाला हुआ है, इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, अप्रूव्ड बाय फ्लैगशिप प्रोग्राम बाय यूनियन गवर्नमेंट। 2014 में स्टार्ट हुआ था क्लीनिंग के लिए। अभी देख लेते हैं कुल्स इन हिमाचल प्रदेश। ये क्या वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है। वहाँ पे क्या होता है, वाटर फ्लोइंग द स्ट्रीम्स वर डाइवर्टेड इनटू मैन मेड चैनल्स व्हिच टुक दिस वाटर टू न्यूमरस विलेजेस डाउन द हिल साइड। मैनेजमेंट ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द कुल्स was by common agreement among all the villages. Interestingly, during the planting season, water was first used by villages farthest away from the source of kul. Then by villages progressively higher, these kuls were managed to by 2 or 3 people who were paid by the villages. ठीक है, तो मतलब बेसिकली आपकी है क्या कुल्स, ये एक प्रॉपर स्ट्रीम से जाते हुए आर्टिफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर निकाल देते हैं कैनाल्स की तरह, ठीक है, डाउन साइड जारी होती है।
तो हमारा सेशन होता है यहाँ पे ख़त्म। तो होप यू लाइक्ड इट। ठीक है, स्टे कनेक्टेड विद अस एट ई तक्षशिला क्लासेस, कीप ऑन स्टडिंग, थैंक यू एंड जय हिंद।